हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी की बुक देख रहे हैं, क्लास 6 की चैप्टर 4 हिस्ट्री की बुक है। चैप्टर का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। फ्रेंड्स, इसमें वेद के बारे में पढ़ना है। बहुत सारी बात पढ़नी है जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आपके हर तरह के एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग एक ब्रीफ नॉलेज लेते हैं इससे। मैंने हर पॉइंट्स को इसमें नहीं लिया है, जो वीवीआई पॉइंट है आपके लिए बस उसी को इसमें वीडियो में इंक्लूड किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। बिल्कुल आप सुने हैं। वेद 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? लगभग 3500 साल पहले। आप चैप्टर फर्स्ट में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी चैप्टर फर्स्ट और सेकंड का वीडियो थर्ड का नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे एक बार देख लीजिए, फिर ये वीडियो आपको पढ़ने में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। आइए देखते हैं। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको सूक्त किसे कहते हैं? अच्छी तरह से बोला गया शब्द को, वाक्य को सूक्त कहा जाता है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। देखिए, अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है। सोम क्या है? एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा वीवीआई है कि कौन से देवता किस चीज़ के लिए फेमस थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में, बहुत बार आ चुका है। वेद कितना है? 4। कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, उसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, मैं आपको और इसके बारे में कुछ बता दूं। देखिए, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,446 ऋचाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो ऋचा है इसको जो पढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ये सवाल आता है। उसका जवाब होगा वैसे, उसे होत्री कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, होत्री कहते हैं। उसके बाद सूक्त का मतलब समझ गए, अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि जो है वो आग के देवता, इंद्र जो है वो युद्ध के, और सोम क्या है? एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कहता है वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आचार्य जो थे वो स्टूडेंट को उनका जो अक्षर, शब्द और वाक्य था, वो शब्द था, उनको अलग अलग छोटे छोटे वाक्यों में बांटकर उन्हें बोल बोल कर याद करवाते थे। लिखने का प्रोसेस वहां पे तभी नहीं था, लिखा नहीं जाता था। ठीक है फ्रेंड, देखिए आगे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। ठीक है, मगर कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऐसा नहीं है कि महिलाओं ने नहीं किया था, महिलाओं ने, बिल्कुल महिलाओं ने भी किया था, लेकिन बहुत कम। अब देखिए, ऋग्वेद की भाषा पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। कौन सा? पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। कौन सी भाषा है? ऋग्वेद की जो भाषा थी वो कौन सी थी? देखिए, तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह थोड़ा भाषा थोड़ा सा भिन्न है। मतलब कह सकते हैं मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा, वो बस थोड़ा सा अलग है। इसीलिए इसे पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहा गया है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। बिल्कुल, आप जो भी बुक्स पढ़ते हैं वो लिखा गया है, प्रिंट हुआ है, आपके सामने पब्लिश होकर आया है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। क्या आप समझ पाए? यहाँ पे कहने का सेंस है कि उसे पढ़ा नहीं जाता था। क्यों?
क्योंकि वो लिखा नहीं जाता था, इसलिए उसे पढ़ा नहीं जाता था। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण मतलब हुआ कि सुना जाता था। उच्चारण करना और सुनना, बस दो ही काम होता था। लिखने का वहां पे वर्क नहीं होता था। इस बात को आपको माइंड में रखना है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला बात है। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। ठीक है, कब लिखा गया? बहुत टाइम के बाद पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। कब छपना स्टार्ट हुआ? बस 200 साल पहले। देखिए, ऋग्वेद ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ये एक पेज है। पांडुलिपि क्या है आप पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज आप वीडियो देखिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा आपको उससे। कहता है, भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है, उसमें रखा गया है। मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में देखते हैं। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चारागाह हो या जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। फ्रेंड्स समझ गए, उस टाइम में इन सारे चीजों का जरूरत था, इसलिए भी लड़ाई लड़ा जाता था। मवेशी, बच्चा प्राप्त करने के लिए अनेक तरह का प्रार्थना किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? ऋग्वेद में। अब घोड़ा जो था उसका यूज क्या होता था? तो रथ खींचने के लिए। जब लड़ाई होता था तो मवेशी को जीत कर लाया जाता था, जमीन को जीता भी जाता था जहाँ पर अच्छा मतलब फसल हो पाए, जौ जैसा फसल जल्दी तैयार हो जाए। और कुछ लड़ाई होता था पानी के लिए। अभी भी पानी के लिए आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, पानी बहुत ज़्यादा अर्थ से बहुत कम होते जा रहा है, पीने वाला पानी का लेवल। तो कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ के लिए भी ऐसा भी कंडीशन आ जाए कि पानी के लिए लड़ाई होने लगे। ठीक है, और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी होता था ताकि उससे मजदूरी करवाया जा सके। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द को देखिए, ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। दो समूह जिनका वर्गीकरण उनके काम के आधार पर किया गया है। पहला है पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम की बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानी और महल में रहते थे, ना इनके पास कोई सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। सोचिए कितना ज़्यादा चेंज था उस टाइम के राजा का बिहेव और नेचर और उनका रहन सहन। उन्हें राजधानी के महल में नहीं रहना था, सेना भी नहीं थी, टैक्स भी नहीं लेते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। अभी जैसा होता है राजा का बेटा राजा, वैसा सिस्टम वहाँ पर नहीं था, बहुत नॉर्मल था। नॉर्मल मतलब कहिए कि हम आप कोई एक भी बन सकता है, बस उसमें नॉलेज होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो उससे कैसे सॉल्यूशन निकालना है वो आना चाहिए। कोई भी वो बन सकता था वहाँ पर। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विस, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम इसके बारे में हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब क्या हो गया? गुलाम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स,
मैं आपको इसमें कुछ एक पॉइंट बता दूं। आपने फिरोज शाह का नाम सुना है। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर का स्थापना किया था। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ का? जौनपुर का स्थापना किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और सबसे ज्यादा दास उन्होंने ही रखा था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बताऊंगा, सारा टॉपिक आपका क्लियर होगा। आप बस हर वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, अपना नोट्स तैयार करते रहिए। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि इंसान के लिए भी युद्ध होता था और उसे जीत कर लाया जाता था। उसी के बारे में कह रहा है। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। किसे? दास को। ठीक है, अभी देखा होगा आपने ब्लैक लोगों के लिए जो वहाँ पे अमेरिका में भी फाइट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से है। वहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार का सिस्टम था। बहुत हद तक उसको चेंज किया गया। बहुत लोगों ने वहाँ पे उनके लिए फाइट किया, जिसे कि मतलब कलर को लेके ही उनके उनके ऊपर कहीं अत्याचार और बहुत कुछ होता था। आप वो वीडियो मैं बनाऊंगा उसके बारे में, वो आपको सारा डाउट क्लियर होगा। बिल्कुल उसी तरीके से है। दास बनाकर वहाँ पे अमेरिका में भी रखा जाता था। उसके लिए बहुत सारा क्रांति हुआ। और हम लोग अपने इस बुक के चैप्टर में भी वही चीज पढ़ रहे हैं कि दास गुलाम क्या काम था उनका, राजा क्या करवाते थे या उनके मालिक उनसे क्या करवाते थे। जो चाहते थे सारा कुछ वो उनसे करवा सकते थे, उनका उनपे अधिकार होता था। आगे देखिए, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहां क्या हो रहा था फ्रेंड्स, सारा मैं आपको बताऊंगा क्या हो रहा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो आपके काम का है, जो एग्जाम में आता है। कहानी है महापाषाण की। अगले पृष्ठ के चित्र को देखो। देखिए ये इस चित्र के बारे में बात हो रहा है, अभी दिखाऊंगा। ये शिलाखंड महापाषाण, महा का मतलब आपको पता है बड़ा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, बड़ा वाला पत्थर के बारे में बात किया जा रहा है। ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बड़ा बड़ा पत्थर लगाने का जो वो काम होता था ना, महापाषाण के में ही होता था। और ये कब स्टार्ट हुआ था? लगभग 3000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पत्थर, ये जो है बड़ा वाला पत्थर, इसी के बारे में बात किया जा रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने मिला है। अब देखिए लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में बात करते हैं। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिली है। कह रहा है ब्रह्मगिरी को खोजो, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। सोचिए फ्रेंड्स, ब्रह्मगिरी एक जगह है जहाँ पर एक व्यक्ति का कब्र था, उसमें 33 सोने के मनके और शंख पाए गए थे। समझ रहे हैं, 33 सोने का मन का आभूषण था वहां पे। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी और बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। मतलब वो बहुत ज्यादा पैसा वाले रहे होंगे, उनके पास 33 सोने के मन के और शंख वगैरह रखा गया था। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी थे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? हाँ बिल्कुल थी। देखिए कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। पोर्ट होल का मतलब हो गया एक गोल सा चेम्बर के जैसा होता था, उसके बारे में कहा जा रहा है। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने के लिए दोबारा आ सकते थे। ठीक है फ्रेंड,
इनाम गांव के बारे में बात करते हैं। इनाम गांव को खोजो। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यह भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे पर एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रखा जाता था। कहाँ पर? इनाम गांव में। अब देखिए, एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और शव जो था उसका जो पैर है वो मुड़ा हुआ था। देखिए, अब इनाम गांव के बारे में देखें, अब उनके बारे में देखिए, बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह कह सकते हैं कि आप वो था। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। अब बीज का बात करेगा तो कौन कौन सा? गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग उन्हें खाते थे। कहाँ पर? इनाम गांव में। अब देखिए, गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। कहाँ पर? इनाम गांव में। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्रित की जाती थी। कहाँ पर? इनाम गांव में। ये बहुत ज़्यादा भिविया ही है, इसमें से 1 या 2 पॉइंट दे देगा, पूछेगा इसका बीज कहाँ पर मिलता था। ठीक है फ्रेंड्स, या इसका हड्डी कहाँ पर मिलता था, आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में। वेदों की रचना कब हुई थी? 3500 साल पहले। महापाषाण काल का शुरुआत कब हुआ था? लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास हुआ था 3600 से 2700 साल पहले तक रहा था। और चरक जो है लगभग वो 2000 साल पहले आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा अभी एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 4 क्या बताती हैं हमें, किताबें और कब्रें चैप्टर। फ्रेंड्स, जब 6 क्लास का बुक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 6 क्लास के बुक का क्वेश्चन आंसर सीरीज चलेगा, जिसमें कि हर टॉपिक से मैक्सिमम जितना क्वेश्चन हो पाएगा वो आपके लिए क्वेश्चन लाया जाएगा ऑप्शन के साथ। अभी आपको शायद वीडियो देख के लगा होगा कि आपको बहुत कुछ पता है, लेकिन भरोसा करिए, जब वो क्वेश्चन आंसर सीरीज आएगा आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में जो जो क्वेश्चन अभी तक आ चुका है उन्हीं क्वेश्चंस को मैं लूँगा और मुझे पूरा भरोसा है कि उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा आपको। इसीलिए आप 1 या 2 बार वीडियो को देख लीजिए, सारा कन्फ्यूजन अपना क्लियर कर लीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अगर कुछ कमेंट करना हो तो प्लीज़ करिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशन सबसे पहले अभी आपको इस चैनल पर मिलेगा। 6 से लेकर 12 तक का सारा सॉल्यूशन मिलने वाला है। चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करते हो, आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। शॉर्ट वीडियो में जितना पॉसिबल शॉर्ट होगा उतना। बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं कि शॉर्ट बनाने के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट बनाते हैं, मालूम चलेगा 5 से 10 मिनट का वीडियो बना के फिनिश कर दिए। वो आपका किसी भी काम का नहीं आने वाला है। हो सकता है वीडियो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के आसपास तक का आएगा, लेकिन जो भी पार्ट होगा, जो भी पॉइंट होगा उसमें, वो सारा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखेगा। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ आपको सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।